Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी क्लास 9th पोयम नंबर 10 भारत गौरव, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी का जन्म जो है 1886 ईस्वी और निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही ये कविता में इनकी विशेष रुचि थी। प्रारंभिक इनकी रचनाएं जो है, शुरुआत की जो रचनाएं हैं, हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होती रही। समय समय पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक सांसारिकों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से ये प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी हमें। इसी कारण ये राष्ट्रीय कवि, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि से संबोधित किया जाने लगा या प्रसिद्ध हुआ। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनके प्रमुख रचनाएं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। अलंकृत करना यानी सुशोभित करना, तथा राज्यसभा का सदस्य भी इन्हें मनोनीत किया गया, चुना गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से ये लिया गया। ये जो हम काव्य पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, भारत गौरव, ये भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है, आलेखित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। जो हमारा बीत चुका है, जो भूतकाल है, अतीत जो हमारा है, वो गौरवशाली हुआ करता था। इसका चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व का सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी जो है, इस काव्य में भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है, ये हमें बताया। सबसे प्राचीनतम, पुराना से पुराना अगर कोई संस्कृति है, कोई देश है, तो भारतवर्ष है। और यहाँ के प्राचीन निवासी जो है आर्य जाति से पहचाने जाते हैं। वे वीर ही नहीं थे, आर्य जो है वो वीर ही नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से सभ्य और सुशिक्षित थे। विद्या और कला कौशल सब में वो निपुण थे, प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता जो है में जो मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत जो बीत चुका है
भूतकाल तो बीत गया, भविष्य काल आने वाला है, और वर्तमान की बात न पूछो अब तो जाने वाला है। ये भूत और भविष्य और वर्तमान की परिभाषा हुई। जो हमारा भूतकाल था, जो हमारा अतीत था, बहुत ही सुंदर और शानदार हुआ करता था, और उसी हमारी सुसंस्कृति का यहाँ पर शानदार चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने इस काव्य में किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ज्यादा समय लेते नहीं, मैं आपके काव्य की ही चर्चा कर लेता हूँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ। कवि हमसे पूछ रहे हैं भूलोक का गौरव, वह स्थान कौन सा है जिस पर भूलोक भूलोक पूरा संसार ही गौरव सम्मान पाता हूं। प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ? पुण्य लीला स्थल का अर्थ है महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि या जन्मभूमि, जहां महान महान लोगों ने जन्म लिया हो, ऐसा स्थल कहाँ है? तो पूरी पंक्ति का एक बार फिर से हम भावार्थ करेंगे कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है, जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि, वो कौन सी है? आगे दूसरी पंक्ति, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां। अब यहां पर कवि कह रहा है कि फैला मनोहर, मनोहर मन को हरने वाला, गिरी यानी पर्वत, हिमालय, दूर सुदूर तक फैला हुआ हिमालय पर्वत, और गंगा जल जहां, जहां गंगा जैसी पावन नदी बहती हो। तो कवि कह रहा है कि वह स्थान वही है जहां हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती हो। तीसरी पंक्ति विद्यार्थी मित्रों, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? फिर यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। संपूर्ण पूरे विश्व में सबसे अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उत्कर्ष यानी उन्नति, तरक्की। पूरे विश्व में ऐसा कौन सा श्रेष्ठ उन्नत देश है? इस पैराग्राफ में जो चौथी पंक्ति जो है उसको हम देखते हैं। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? वह भारतवर्ष। उसका की जो ऋषि भूमि है, जो ऋषियों की तपोभूमि रही है, वह कौन है? तो कवि यहां उत्तर दे रहा है भारतवर्ष है। वह देश और कोई नहीं, हमारा प्रिय भारतवर्ष जो है, जो ऋषियों की तपोभूमि है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो चार पंक्तियां थी इसका भावार्थ ये पूरा हो गया। अब इसके बाद वाली जो है चार पंक्तियां, उसका हम भावार्थ देखेंगे। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है। हाँ, वृद्ध बूढ़ा हो गया है, पुरातन है, सबसे पुराना है, वही भारतवर्ष पूरे संसार का सिरमौर है। सिर का मौर, सिर की कलगी है, अर्थात श्रेष्ठ है। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। आगे है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। ऐसा पुरातन, पुरातन यानी प्राचीन देश कोई विश्व में क्या और है? ऐसा प्राचीन सुसंस्कृति वाला कोई देश विश्व में कोई और है? आगे की पंक्ति, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूतियों अर्थात संसार का जो वैभव,
भंडार यानी खजाना। तो कवि यहां पे कह रहा है कि हमारे भारतवर्ष में भगवान ने संसार में वैभव के जो भी स्थान सबसे पहले उन्होंने बनाए, उनका प्रथम जो है संग्रह, भंडारण जो भी बोलना हो, इसी देश में हुआ, हमारे भारतवर्ष में हुआ। आगे है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि ब्रह्मा जी, नर यानी पुरुष, मनुष्य, सृष्टि सर्जन का पहले यही विस्तार है। सबसे पहले पृथ्वी का जो सर्जन हुआ, प्रकृति ने जो किया, ब्रह्मा जी ने किया, वो हमारे भारतवर्ष से ही किया। तो ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी हमारे इसी भारतवर्ष से किया। ये मनु के बारे में कहा गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला सृष्टि की शुरुआत जो हुई, तो पहले हमारे जो पुरुष थे वो मनु थे, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 4 पंक्ति हमारी पूरी हो गई। अब उसके बाद वाली 4 पंक्ति देखते हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आ रहे हैं। हमारी ये जो भारतवर्ष की पुण्य भूमि है, ये दूर सुदूर तक इसकी ख्याति है, प्रसिद्धि है। पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, हमारी ये भारत भूमि जो है, या भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में ही प्रसिद्ध है। और इसके निवासी आ रहे हैं, और यहां पर निवास करने वाले आर्य प्रजाति के लोग हैं, या यहाँ पर निवास करने वाले आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। विद्या, ज्ञान, कला, इन सभी के जो आचार्य हैं, आचार्य यानी शिक्षक। तो यहाँ पर कवि जी कह रहे हैं कि उन्होंने इस सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला कौशल का ज्ञान दिया, लोगों को बताया। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। अधोगति का अर्थ होता है अवनति, पतन हो जाना। ऐसे उत्कृष्ट सुसंस्कृति ऋषि मुनियों की तपोभूमि वाला ये जो देश है, या उसकी संतानें हम हैं, आज हम अधोगति में पड़े हुए हैं, अवनति कर रहे हैं, अपना खुद ही विनाश कर रहे हैं, विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं, विनाश के पथ पर चल रहे हैं, जो भी आपको कहना हो। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज हम सभी बुरी दशा में हैं। अब आगे की पंक्ति, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। उच्चता, महानता, फिर भी उनके महान चरित्र की कुछ निशानियां जो है आज भी मौजूद है। विद्यार्थी मित्रों, ये 4 पंक्ति भी पूरी हो गई। अब जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उसका मैं भावार्थ कर रहा हूं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे आर्य थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे आर्य ही थी जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। आगे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में, या निज के खुद के फायदे के लिए कभी वो रत नहीं रहते थे, लिप्त नहीं रहते थे। मदिरा, शराब, मद्य कभी पीते नहीं थे, अर्थात उन्हें कभी भी अपने ही लाभ का मोह नहीं हुआ करता था। आगे है, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी। संसार का उपकार करने के लिए वे जन्म लेते थे।
हमारे जितने भी महान पुरुष हुए वे सभी संसार हित के लिए, देश हित के लिए, विश्व हित के लिए, मनुष्य जाति के हित के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे। और अंतिम पंक्ति है, निश्चेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। और जो संसार का उद्धार करने के लिए, संसार को नया मार्ग दिखाने के लिए जो जन्म लेता हो भला, वो निश्चेष्ट का अर्थ होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय होकर भला वो कैसे रह सकते थे, बैठ सकते थे, जो भी आप लोगों को कहना हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये हमारे काव्य जो है भारत गौरव जो है काव्य पूरा हुआ। आशा है आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग इसके स्वाध्याय को लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। इस पूरे काव्य में जो है कवि ने एक खास ये ध्यान रखना है कि जहां भी हमें किसी की वीरता के बारे में, किसी की सुंदरता के बारे में, किसी के यश के बारे में लिखना हो तो हम बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि पूरी काव्य की पंक्तियां ज्यों की त्यों पढ़कर ही लिखा जाए प्रश्नों का उत्तर। उसमें थोड़ा हम अपनी तरफ से भी मिला सकते हैं, वहां अतिशयोक्ति हो सकती है, बढ़ा चढ़ाकर हम लिख सकते हैं। इसीलिए ये भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में काव्य था। आप अपने शब्द भी मिलाकर अपनी तरफ से प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये 10th नंबर का जो काव्य था, जो भारत गौरव, विद्यार्थी मित्रों, अब ये पूरा होता है।